जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2026 का आंसर की आ चुका है। आप सभी लोगों ने यहाँ पर अपना रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा। यहाँ पर जो क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल में पूछे गए थे। सिर्फ 99 रुपीज़ में आप लोग यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं किसी भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरी और बेस्ट ट्रिक, बेस्ट अप्रोचेस यहाँ पर सिखाए जाएंगे। अब बात ये आती है कि आप इस बैच को ज्वाइन कैसे करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर मैसेज करिए और वहाँ से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बता दिया जाएगा कैसे ज्वाइन करना है। इस बैच की जो वैलिडिटी रहेगी वो 2 ईयर्स तक रहेगी, यानी कि 2 साल तक आप वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएंगे, देख सकते हैं कहीं भी कभी भी। तो आज ही ये बैच ज्वाइन करिए और अपना मैथ्स रेलवे के लिए कंप्लीट तरीके से पढ़ लीजिए। तो आज का जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के सभी टाइप के सवालों को यहाँ पर करने वाले हैं जो कि एनटीपीसी यूजी लेवल में पूछे गए थे। ठीक है, तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर सिस्टम के अंदर पूछे गए थे और इनको करने का, लगाने का स्मार्ट अप्रोच बताएंगे कि क्या अप्रोच है आगे अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो इनको सॉल्व करने का। चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न। सवाल में यहाँ पर दिया गया है कि मान लीजिए ए और बी दोनों अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी भी 20 से कम है और एक अभाज्य संख्या है। मतलब ए और बी तो आपके प्राइम नंबर्स हैं ही, ठीक ना, प्राइम नंबर्स हैं ही ए और बी। जब ए स्क्वायर प्लस बी हम करें तो वो भी एक प्राइम नंबर निकल कर आना चाहिए। साथ में ये पूरी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 20 से कम आनी चाहिए, है ना, 20 से कम आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी की जो वैल्यू है वो 20 से कम होनी चाहिए। 20 है ना, 20 से कम होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए अपना सेलेक्ट करते हैं। ए एक प्राइम नंबर है, ए और बी दोनों प्राइम नंबर है। तो ए मान लीजिए हमारा एक प्राइम नंबर है, हम ए को 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखते जाइएगा। हमारे पास वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू। यहाँ पे पूछा गया है बी के संभावित मानों की संख्या, यानी कि बी के पॉसिबल कितने वैल्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम ए की वैल्यू 2 लेते हैं, एक तो ले नहीं सकते क्योंकि ए प्राइम नंबर थोड़ी होता है, ए हमें प्राइम नंबर लेना है। ठीक है, तो अगर हम ए को 2 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ 2 रखिए तो ये हो जाएगा 4 आपका, है ना, 2 का स्क्वायर 4। अब अगर ये 4 हो गया तो हम बी की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 20 से कम आना चाहिए जोड़ने पे, है ना, 20 से कम आना चाहिए। तो बी की वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ पर 2 ले सकते हैं, क्या 2 ले सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए 2 एक प्राइम नंबर है तो बी तो हमारा प्राइम नंबर हो गया। लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू, ये पूरा वैल्यू निकल कर आना चाहिए, वो भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम 6 और 2 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 6 बन जाएगा और 6 आपका एक प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब बी की वैल्यू हम 2 यहाँ पर नहीं ले सकते। ठीक है, बी की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। तो आगे चलिए क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 3 ले सकते हैं क्योंकि 4 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और 7 20 से कम भी है और एक प्राइम नंबर भी है 7। ठीक है, तो बी की वैल्यू 3 ले सकते हैं। इसके बाद और क्या ले सकते हैं, चलिए 5 ले सकते हैं क्या, बी की वैल्यू 5 भी तो प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम 5 ले लिए बी की वैल्यू तो 4 के साथ 5 जुड़ेगा, 4 के साथ 5 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा और 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 5 नहीं ले सकते बी की वैल्यू। अच्छा, तो क्या 7 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 और 7 जब हम जोड़ेंगे तो 11 बनेगा और 11 जो है आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 7 ले सकते हैं। फिर इसके बाद 11 ले सकते हैं क्या, तो अगर 11 लेते हैं तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, लेकिन 15 एक प्राइम नंबर थोड़ी है तो 11 भी नहीं ले सकते। 13 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि 13 और 4 होता है 17, 17 जो है 20 से कम भी है और एक प्राइम नंबर भी है 17। ठीक है, तो 13 ले सकते हैं। फिर 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन आता है, 15 तो नहीं आता, 17 आता है। लेकिन जब हम 17 लेंगे तो 17 और 4 21 हो जाएगा, 21 आपका 20 से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 17 हम नहीं ले सकते अपनी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से बी की जो वैल्यू निकल कर आई वो 3 ठो निकल कर आई पॉसिबल वैल्यू। अगर ए हमारा 2 है तो बी की वैल्यू यहाँ पर ये 3 ठो वैल्यू निकल कर आ गई। अब बात करते हैं कि अगर ए हमारा 3 हो जाए, क्योंकि 3 भी तो प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर ए हमारा यहाँ पे 3 है तो ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू बताइए कितनी हो सकती है। ए की वैल्यू 3 तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 9। चलिए अब 9 है ये, तो हम बी की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। 9 2 11, 11 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या 3 ले सकते हैं,
तो 9 3 12 हो जाएगा, 12 प्राइम नंबर नहीं है तो 3 यहाँ पर नहीं ले सकते। फिर इसके बाद 5 ले सकते हैं क्या, तो 9 5 14 हो जाएगा, 5 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि 14 एक प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। 5 हो गया। फिर 7 ले सकते हैं क्या, 9 7 16, वो भी नहीं ले सकते क्योंकि 9 7 16 यानी कि एक कंपोजिट नंबर आ जाएगा, हमें चाहिए प्राइम नंबर दोनों का सम, 7 नहीं ले सकते। फिर इसके बाद 7 के बाद 11 ले सकते हैं क्या, लेकिन अगर हमें 11 लेंगे तो 11 और 9 20 हो जाएगा, हमें 20 से कम चाहिए भैया, 20 के बराबर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यू बनी बी की वो सिर्फ एक ही ठो बना है, सिर्फ यहाँ पर 2 ही लिया जा सकता है इस केस के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू आगे बढ़ा के ले सकते हैं क्या कोई प्राइम नंबर, मान लीजिए हम 5 लेते हैं, है ना, क्योंकि अगला प्राइम नंबर क्या होगा 5 होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी, बताइए ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी, तो ए का मतलब 25, ये तो खुद है 25 हो गया, 25 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 20 से ऊपर ही जाएगा, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर 5 नहीं हो सकती है। तो ये जो कंडीशन है अब आपका आगे नहीं जाएगा, बस इतने ही वैल्यू हैं यहाँ पर बी की पॉसिबल। कितनी वैल्यू हो गई टोटल, बी की यहाँ पर 3 ठो वैल्यू, यहाँ पर 1 ठो वैल्यू, यानी कि बी की टोटल 4 पॉसिबल वैल्यू हैं। बी के कितने वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, टोटल 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, बोला गया कि एक क्लब को 1 वर्ष के दौरान सदस्यता शुल्क से मतलब मेंबरशिप फीस से इतना रुपया मिला, आया हुआ इनकम, और पुराने खेल उपस्कर बेचने से पुरस्कार होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उपस्कर मतलब इक्विपमेंट्स, उपकरण होगा यहाँ पे, एक्चुअल में उपकरण बेचने से इतने रुपए की आय हुई, ठीक है। तो 2 तरह से इनकम हो रहा है, एक तो मेंबरशिप से इनकम हो रहा है और एक इनकम हो रहा है यहाँ पर पुराने खेल सामग्री बेचने से, है ना। बोला गया कि वर्ष के प्रारंभ में सदस्यता शुल्क में 1105 रुपये बकाया था, ठीक है। पुराने साल का 1105 रुपये बकाया था, ठीक है, 1105 रुपये बकाया था, तो वो कट जाएगा, जो बकाया होगा वो कट जाएगा। लेकिन वर्ष के अंत में फिर भी इतना रुपये बकाया था, 916 रुपये। तो यहाँ पर वर्ष के अंत में इतना रुपये बकाया है, यानी कि ये आपका इनकम ही ना हुआ, ठीक है, ये आपका इनकम ही हुआ। चलिए, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो सदस्यता शुल्क से कितना टोटल इनकम हुआ। सदस्यता शुल्क से यानी मेंबरशिप से पहले तो इनकम हुआ यहाँ पर 7643 रुपया, ठीक है। पिछले साल का ये जो बकाया था इसको निकाल लीजिए, इसको हटा देंगे हम लोग, और जो वर्ष के अंत में बकाया रह गया ये भी तो इनकम ही है ना, ये बकाया है तो मिलेगा ही, ठीक है। तो इसको हम लोग और इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि 916 रुपये फिर भी बकाया है तो ये प्लस हो गया। तक टोटल इनकम बता दीजिए यहाँ पर कितना होगा, जोड़ लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 3 9, 9 में से 5 गया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 और 4 5, 5 में से 0 गया तो यहाँ पर 5 ही आएगा। फिर यहाँ पर 9 और 6 15, 15 मतलब यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है, इसको 1 दिए रहिए अभी, ठीक है। तो 5 में से 1 गया तो यहाँ पर 4 हो गया। फिर यहाँ पर 1 ये बचा हुआ था तो मतलब कि 8 हो गया, 8 में से 1 गया 7, तो 7454 रुपया ये आपका इनकम हुआ, कहाँ से, मेंबरशिप से। इसके बाद और इनकम कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, उपकरण बेचने से, खेल सामग्री बेचने से। तो ये हमारा मेंबरशिप वाला इनकम हुआ। और कहाँ से इनकम हो रहा है, पुराने खेल सामान बेचने से 2198 रुपये। तो देख लीजिए टोटल कितना इनकम हुआ, 8 4 12, 9 5 14, 1 15, 4 1 5 1 6 और 7 2 9, 9652 रुपये का टोटल इनकम हुआ। अब इसमें बोला जा रहा है कि यदि क्लब ने खेल सामग्री पर इतना खर्चा और अनुरक्षण पर इतना खर्चा, मेंटेनेंस पर, तो टोटल खर्चा बताइए कितना हुआ। इन दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, देखिएगा, अरे भाई क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए। तो टोटल खर्चा इन दोनों को जोड़िए, 7 और 0 7, 8 और 2 10, 1 बचा, फिर 2 1 3, 3 और 1 4, और यहाँ पर 5 3 8 हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा, आ जाइए यहाँ पे, ये जो है ये आपका टोटल इनकम है और ये क्या है, टोटल खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर हम घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कितना यहाँ पे सरप्लस बचा, यानी अधिशेष बचा, कितना यहाँ पर बचा हुआ है, या फिर कितना आपका घाटा हो गया, ठीक है। तो निकाल लीजिए, तो 2 में से मतलब 12 में 7 गया 5, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 1245 रुपये ये बचा हुआ है, क्योंकि इनकम ज़्यादा हो रहा है ना और खर्चा कम हो रहा है, तो इतना रुपया बच जाएगा, ठीक है। इतना रुपये अधिशेष है 1245 रुपया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया प्रश्न था ये।
चलिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है, सोचने वाला प्रश्न है ना। 3 धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर ए बी सी आगे दी गई शर्तों को संतुष्ट करते हैं। पहला शर्त ये है ए और बी सहभाज्य हैं, यानी कि को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्राइम हो चाहे ना हो, दिक्कत नहीं है उससे, है ना। चाहे वो दोनों नंबर प्राइम हो चाहे ना हो, बस ये देखना है कि उन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो उन नंबर्स को को प्राइम बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई। जैसे यहाँ पे आपका 4 है और 11 है ना, 4 और 11, तो 4 तो भाई कंपोजिट नंबर है, प्राइम थोड़ी है। अब यहाँ पे को प्राइम होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे नंबर्स प्राइम ही होने चाहिए, को प्राइम नंबर कोई भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि इन दोनों नंबर्स में आपका कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। 4 और 11 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो एक कॉमन हो सकता है, उसका दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए यहाँ पे, तो समझ में आ गया ए और बी हमारा को प्राइम है, बी और सी भी आपस में को प्राइम है, लेकिन ए और सी को प्राइम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ए और सी हमारा यहाँ पर को प्राइम नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब ए और सी में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर होना चाहिए। अब इसके बाद बोला गया कि ए बी सी आपका 360 है, यहीं से हमारा क्लू मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो ए बी सी इन तीनों का प्रोडक्ट है 360। 360 को फैक्टर करिए, तोड़िए थोड़ा, है ना। तो ये आपका 9 चौके 36, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि 4 इंटू 9 इंटू यहाँ पर 10, है ना। 4 9 36 इंटू 10। ठीक है, क्या यहाँ से हम ए बी सी तीनों को मान सकते हैं? एक बार चेक करते हैं। ए और बी ये है, तो ए और बी में क्या कुछ कॉमन है? नहीं है, पहला शर्त मंजूर हो गया। ठीक है, बी और सी में देखिए 9 और 10 में क्या कुछ कॉमन है? नहीं है, तो दूसरा शर्त भी मंजूर हो गया। ए और सी सहभाज्य नहीं है, मतलब कि ए और सी में कुछ कॉमन होना चाहिए, तो 4 और 10 में 2 कॉमन होता है भाई, 2 दूना 4 2 पंचे 10, 2 कॉमन होता है, मतलब कि ए और सी आपके को प्राइम नहीं है, ये शर्त भी मंजूर हो गया। और इनका प्रोडक्ट तो ये आपका 360 है, ये है। बस ए बी सी आपको मिल चुके हैं, है ना। ए बी सी आपको यहाँ पर मिल चुके हैं, अगर ये चारों शर्तों को पालन कर रहे हैं तो मिल गया। तो बस यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम हमें निकालना है। तो 9 4 13 और यहाँ पर 10, 9 4 13 और 10 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू 23 आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इन सब में सबसे छोटा वैल्यू 23 ही है, तो इससे छोटा क्या ही जाएगा अब, है ना। इससे छोटा तो अब जा नहीं सकता, 23 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। वह सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या कौन सी है जो 96 से पूरी तरह डिविजिबल है ना। 96 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो 96 से डिविजिबल यहाँ पर नंबर आपको बताना है। एक तो तरीका ये भी है कि आप लोग यहाँ पे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए, मतलब 6 ठो 9 है ना, उसको ले लीजिए और 96 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 96 से उसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, और फिर जो बचेगा रिमाइंडर में उसको हम लोग घटा लेंगे। ठीक है ना, एक तो तरीका वो भी है। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे? डिविजिबिलिटी रूल से। यहाँ पर 96 है, 96 को 2 भाग में तोड़िए। 32 तियाँ 96 होता है ना, 32 तियाँ यहाँ पर 96 होता है। तो 32 के कटने का मतलब है कि 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटना चाहिए, है ना। 8 से भी कटना चाहिए, 16 से भी कटना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर देखा जाए तो 4 से तो सभी कट रहे हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट के 2 अंक, है ना, हर जगह 2-2 अंक। ये ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो इस तरीके से मत लगाइए, वही वाला तरीका आप लोग लगा लीजिए, है ना। 6 अंकों की संख्या हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे इसको ले लिए। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की हो गई, 3 3 6। ठीक है, इसको 96 से आप लोग डिवाइड कर लीजिए। तो 96 इकाई 96 बचा यहाँ पर 3, तो ऊपर से आ जाएगा 9, 39 हो गया, भागा नहीं जाएगा, तो फिर एक 9 आ जाएगा, 0 लगा देंगे। तो अब सुनिए यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, 4 बार चला जाएगा, है ना। 4 बार ये यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि 100 का 4 गुना 400 होता है, तो 4 बार तो जा ही सकता है। ये 96 ही है, मतलब 400 से कम ही आ गई, ये एकदम 400 के करीब है, तो 4 बार ले जाइए। अच्छा, ये 4 चौके 16 कम हो जाएगा, तो 384 आ गया, है ना, ये आ गया। 96 चौके 384, घटाएंगे इसको तो ये 15 आ जाएगा, है ना, 15 आ गया। तो ऊपर से अब क्या आएगा? 9। 2 बार जाएगा क्या? नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो 96 हो गया, ये हो गया 3, और 15 में से 9 गया तो 6 आ जाएगा। ऊपर से कितना आया? 9, एक ठो और 9 आ गया। अब कितनी बार जाएगा? तो 6 बार बड़े आराम से चला जाएगा, है ना। 6 बार यहाँ पर बड़े आराम से चला जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार ले जाइए। तो 16 मतलब कि 600, और अगर 4 छक्के 24, है ना,
600 में 24 अगर घटा दे तो 574 आएगा, ये 574 आ जाएगा, सॉरी 76, 24 ना घटा रहे हैं, 76 आ जाएगा। कितना आया घटाने पे, 9 में 6 गया 3, और 13 में से यहाँ पर 57, 63, 6 बचा है ना, 63 में 57 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा, यानी कि 63 आ रहा है हमारा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। अगर ये रिमाइंडर ना होता तो हमारी संख्या यहाँ पे 96 से कट जाती। तो बस 63 इसमें घटा लीजिए। अपने जो भी दिया गया नंबर है यानी कि 999999, इसमें से 63 आप लोग घटा लीजिए। घटाएंगे तो लास्ट में कितना बन जाएगा, ये 6 और ये 3, 36 आएगा लास्ट में, और इधर पूरा का पूरा 9 होगा, ठीक है, इधर पूरा का पूरा 9 होगा। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं। लेन देन कोड ये है हमारा, 13 से विभाज्य नहीं है। इसे 13 से डिविजिबल बनाने के लिए अंत में संख्या के अंत में संलग्न अपेंडेड करना होगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लास्ट में क्या लगाना होगा हमें, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास अभी जो कोड बना हुआ है 92419, अब ये 13 से डिविजिबल नहीं है। 13 से डिवाइड करने के लिए इस जगह पे लास्ट में कौन सा नंबर चिपकाना चाहिए हमें, है ना। तो बस 13 से इसको डिवाइड करते चलिए देखते हैं। 13 से डिवाइड करिए तो 13 सते 91, ठीक है, 91 हो गया, और बचा 1 तो 14, फिर 13 1 कम 13 हो जाएगा ये, है ना, बचा 1 तो ऊपर से 1 आ जाएगा, भागा नहीं जाएगा तो 0, ऊपर से 9 आ गया, तो 13 8 104, और 13 नहीं हो 117, ठीक है, 9 बार तो चला जाएगा, तो 13 नहीं हो यहाँ पर 117, मतलब 127, ठीक है, 117 हो जाएगा ना, 117 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आया, 2 आ गया, ठीक है। अब हमें इस संख्या को नीचे उतारना है यहाँ पे, है ना। तो ये बताइए कि अगर हम 1 रखेंगे तो 21 होगा, 2 रखेंगे तो 22 होगा, नहीं कटेगा 13 से, क्योंकि 13 से काटना है इसको। तो 13 दूना 26 होता है, आप सभी जानते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपको 6 उतारना पड़ेगा, तब जाके 2 से ये कट पाएगा। यानी कि लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर 6 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 यहाँ पर देखिएगा, 4k² + 2m का वह मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 अंकों की संख्या ये 9 से डिविजिबल है। पहले संख्या लिखिए 7, k और m, इसके बाद 9, 3, ये संख्या पूरी 9 से डिविजिबल है ना। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, ठीक है। तो अंकों का योग 9 से अगर कटना चाहिए तो यहाँ पर ये देखिए, ये 9 कट गया अलग से, है ना, 7 और 3 10 है यहाँ पर, तो 10 में से 9 तक तो कट जाएगा, मतलब 9 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। तो 7 और 3 10 है, 9, 1 बच जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पर k और प्लस यहाँ पर m। अब ये वैल्यू आपकी 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है भैया कि k और m की जो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 8, है ना। इन दोनों को मिलाकर 8 होना चाहिए, तभी ना 1 और 8 जुड़ के 9 होगा और 9 से कटेगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए आपको बोला क्या था कि इस चीज़ की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना, मिनिमम 4m² प्लस यहाँ पर 4k² है ना, 4k² और प्लस यहाँ पर 2m। ये बताइए दोस्तों कि ये k का स्क्वायर है ना। तो जो वैल्यू स्क्वायर में है उसकी सबसे छोटी वैल्यू लेंगे तभी ये पूरा वैल्यू ओवरऑल हमारा सबसे कम आएगा, है ना, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हम k जो है उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकते हैं, k चूँकि एक डिजिट है यहाँ पे, तो डिजिट हमारा सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, 0, है ना, 0 सबसे छोटा है, तो k की वैल्यू यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, बिल्कुल लिया जा सकता है, ठीक है। अगर हम k की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 0, यानी कि m की वैल्यू इस केस में क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 8 होनी चाहिए, तभी ना 0 और 8 8 होगा, तो m की वैल्यू 8 होनी चाहिए। अगर ये 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, 0 × 4 0 ही आएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस यहाँ पर 2m, यानी कि 2 × m की वैल्यू कितनी आई है, 8, तो 8 दूना 16 आ जाएगा, बस 16 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़िया प्रश्न था ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये तो एकदम आसान सा प्रश्न है, ओरली बन जाएगा ये। इसमें कह रहा है 4 अंकों की संख्या है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो p + q का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अच्छा 2 से डिविजिबल होना है अगर, ठीक ना, तो यहाँ पर 3 है, p है, q है और सॉरी 2 भी है ना, 2 और q है। ये संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो p और q का मिनिमम वैल्यू हमें बताना है। अच्छा ये बताइए 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है, लास्ट के एक अंक
मतलब यूनिट डिजिट आपका 2 से कटना चाहिए, मतलब लास्ट में आपका कोई इवन नंबर होना चाहिए, है ना। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स आपके हैं अगर लास्ट में, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। इसका मतलब क्यू की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर 0, है ना, क्योंकि 0 एक इवन नंबर है। अगर हम 0 रखते हैं तो ये संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। तो क्यू की वैल्यू तो हमें मिल चुकी हुई है 0 होगा। अब कह रहे हैं हम कि 3 से कटना चाहिए ये, है ना, 3 से यहाँ पर कटना चाहिए। तो देखिए 3 से कटने का रूल क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, है ना। ये तो 0 है, अगर ये 0 है तो देखिए फिर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसमें से देखिए 3 आपका 3 से कट जाएगा, बचा ये, तो 2 और ये मतलब 2 + p बचा, या p + 2 कह लीजिए। अब ये 3 से कटना चाहिए, चूँकि हमें इन दोनों का सम चाहिए मिनिमम, तो p की वैल्यू भी मिनिमम ही लेंगे। तो p की मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 1 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 1 और 2 रखेंगे तभी ना 3 से कटेगा। 1 + 2 3, 3 से कट जाएगा। तो p की वैल्यू मिनिमम 1 होनी चाहिए। बस यहाँ से हो गया हमारा 1 + 0 1 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। यदि a और b दो सह अभाज्य हैं, मतलब को प्राइम हैं, इस प्रकार हैं कि a + b आपका ये होना चाहिए, तो a b का अधिकतम संभावित मान क्या होगा, a × b की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कब होगी। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे 2 नंबर का सम फिक्स कर दिया जाए, है ना, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि जैसे हम यहाँ पे 2 नंबर्स ले लेते हैं, मतलब a + b, इनकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं कुछ, हम यहाँ पर 12 फिक्स कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो 1 और 11 ले सकते हैं, ठीक है, 2 और यहाँ पे आपका कितना ले सकते हैं, यहाँ पे 6 कह रहे हैं, 10 ले सकते हैं, 3 और 9 ले सकते हैं, है ना, 9 3 12। थोड़ा छोटा वैल्यू लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए, है ना। यहाँ पर आप 9 ले लीजिए, चलिए ठीक है, 9 ले लीजिए। फिर इसके बाद 9 ले लिए तो ये फिर गड़बड़ हो गया ना, तो 1 के साथ 8 बनेगा, 2 के साथ 7 बनेगा, 3 के साथ 6 बनेगा, ठीक है, 4 के साथ 5 बनेगा, फिर वही 5 4 हो जाएगा, तो मतलब वही मतलब है फिर, है ना, आगे मत जाइए, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट करिए, ये 8 आएगा, ये आपका यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझिए आप, तभी इस सवाल को आप लगा भी पाएंगे। तो 7 दूना ये 14 हो गया, है ना, यहाँ पे 3 और ये कितना हो जाएगा, 6 3 18 हो गया, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 20, है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट सबसे बड़ा कब आया, 20 तब आया है जब डिफरेंस दोनों नंबर के बीच में सबसे कम है। सबसे कम डिफरेंस का मतलब 4 5, 1 का डिफरेंस, यहाँ इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, बड़ा है, यहाँ इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, यहाँ इन दोनों में 7 का डिफरेंस है ना। तो जहाँ डिफरेंस सबसे कम होगा वही मैक्सिमम वैल्यू होगा प्रोडक्ट का। क्लियर हो गई बात ये। तो हमें यहाँ पर देखना है कि a + b आपका 41 है, तो हम ऐसे 2 नंबर सोचेंगे जिनका यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सबसे कम होना चाहिए और सम 41 के बराबर होना चाहिए। तो 41 का आधा करिए, मतलब 20 के करीब आएगा। तो एक वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं 20 और दूसरा वैल्यू 21। 20 और 21 का सम 41 होगा। इन्हीं दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, मतलब सबसे कम डिफरेंस है। बस यही हमारे नंबर हो गए। तो एक होगा 20 और दूसरा होगा 21। इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 21 दूना 42 यानी कि 420, ये मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम 420 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जहाँ डिफरेंस सबसे कम होगा जिन नंबर्स में, वहाँ प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होता है। आ जाइए इसको देखते हैं। 7 अंकों की एक संख्या है, 24 से डिविजिबल है, a + b का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। 24 से डिविजिबल का मतलब जो संख्या 8 और 3 दोनों से कटेगी। सीधी सी बात है, 3 और 8 से डिविजिबल देख लीजिए आप। चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहले देखते हैं हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 के रूल के लिए लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट में क्या है, 4 4 और यहाँ पर b है, मतलब एक संख्या है। हमें इस b की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तभी तो दोनों का सम भी मैक्सिमम आएगा, है ना। तो b की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है। चलिए अब देखते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल में। ये देखिए, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अगर शुरू वाला इवन नंबर है तो ये 2 डिजिट आपके 8 से कटने चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई नंबर लेना है। तो अगर मान लीजिए सबसे बड़ा b का वैल्यू 9 रखते हैं हम, तो 49 होगा। 49 8 से नहीं कटेगा।
अगर हम 8 रखेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 8 से कट जाता है, मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पर b की मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी। क्लियर होगी बात, b की वैल्यू हमें मिल गई। अच्छा, तो b की वैल्यू अगर मिल गई है तो अब हमें 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करके हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए बताइए नंबर क्या बनेगा, 7 7 a और 4 ठो यहाँ पर 3 ठो 4 है और फिर यहाँ पर b का मतलब 8 हमने ले लिया है। 3 का रूल क्या है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए 4 4 8 4 12, 12 3 से कट जाता है। 7 और 8 15, ये भी 3 से कट जाता है। अब यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है आपका a, इन दोनों का सम यहाँ पर 3 से कटना चाहिए। बताइए क्या होगा यहाँ पर, बताइए जल्दी बताइए। a की भी वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी क्योंकि तभी दोनों का सम मैक्सिमम आएगा, अधिकतम आएगा। तो a की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 9। लेकिन अगर हम 9 लेंगे तो 9 7 16 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। तो क्या लेंगे, उससे नीचे आइए, 9 से नीचे 8, 8 और 7 15, 15 आपका 3 से कट जाता है। इसका मतलब a की वैल्यू हमने क्या लिया है, यहाँ पे 8 लिया है। तो a की मैक्सिमम वैल्यू भी 8 होगी, b की वैल्यू भी 8 होगी। तो 8 + 8 यानी कि ये दोनों हो जाएंगे, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, मैक्सिमम यानी कि 16 हो जाएगा। तो दोनों का सम 16, मैक्सिमम वैल्यू d होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो सेम टाइप के क्वेश्चन थे उनको हमने स्किप कर दिया है यहाँ पे, है ना, उनको नहीं लगवाए हैं। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का योगफल का 4 गुना, अंकों के जोड़ का 4 गुना उसके अंकों को उलटकर बनाई संख्या के बराबर है। यदि अंकों के बीच का अंतर 3 है तो मूल संख्या क्या होगी। इसको बाई ऑप्शन करना सीखिए। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पहले तो अंतर 3 होना चाहिए, 6 और 3 में 3 का अंतर, 9 6 3 का अंतर, यहाँ सब में 3 का अंतर है, तो इससे तो हमें नहीं कुछ पता चल पाया। अब देखिए यहाँ पे अंकों का योग का 4 गुना अंकों को पलटने पर बनाई संख्या के बराबर है। अंकों का योग यहाँ पर कितना है, 6 3 9, इस 9 का 4 गुना करिए, कितना आता है 36। क्या ये जो 36 है इसको पलट के बनाया गया है, बिल्कुल पलट के बनाया गया है भाई। 63 को पलट देंगे तो 3 इधर 6 इधर, 36 हो जाएगा। और ये जो 36 बनेगा पलटने पे, ये इसके अंकों के योग का 4 गुना है, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे चेक करने की अब ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वैसे भी अगर इसको चेक करना चाहें तो कितना होगा, 9 और 4 13, 13 का 4 गुना 52। तो क्या 52 जो है इनको पलटने पे बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो अब कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपका नहीं होगा करेक्ट। पहला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिएगा। 8 अंकों की एक संख्या 11 से डिविजिबल है, p का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, है ना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता ही होगा आप सभी को। नंबर क्या दिया है, 7 2 4 3 p और 2 और 5, ये आपका नंबर है। 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट अंकों को पहले जोड़िए, मतलब एक एक छोड़कर। अगर 7 से शुरू करेंगे तो 7 4 11, 11 प्लस p और p प्लस यहाँ पर 5, तो 11 और 5 हो गया 16, 16 प्लस p हो जाएगा ये, है ना। तो 16 प्लस यहाँ पर p। और अल्टरनेट कहाँ है देखिए, 2 और 3 5, 5 और 2 यहाँ पर 7, ये हो गया 7। अब ये जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। 11 से अगर कटना है तो 11 हो गया, 22 हो गया, इस तरीके से हो गया। अब देखिए 0 तो हम ला नहीं सकते, क्योंकि अगर 0 लाना है तो यहाँ फिर 7 होना चाहिए, ये पूरा वैल्यू 7 माइनस 7 0 होगा। हाँ 11 ज़रूर ला सकते हैं। 11 लाने के लिए ये कितना होना चाहिए, तो किस में से 7 घटाएंगे तो 11 मिलेगा, 18, 18 में 7 घटाएंगे, है ना। तो इस पूरे को 18 होना चाहिए। 18 होने के लिए 16 तो ये है, 2 इसमें और जोड़ना पड़ेगा, तो 16 2 18, 18 माइनस 7 यानी कि 11 हो जाएगा। तो p की मिनिमम वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ये वाला सवाल तो ओरली बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। चेतन का मासिक वेतन 16,000 है, ठीक है भैया। 6,000 मकान के किराए पे और 1,500 बिलों पर खर्च करता है, ठीक। शेष राशि को मासिक बचत के रूप में बचाता है। देखिए 6,000 और यहाँ पे 7,500 खर्चा कर दिया, है ना। अगर बताइए कि यहाँ पे वो 16,000 कमाता है और टोटल 7,500 खर्च कर देता है, तो कितना हज़ार बचा उसके पास, 8,500 बचा, है ना। 8,500 ही बचेगा ना। तो बचाया कितना वो, 8,500 रुपया। सीधी सी बात है भाई, 16 में से 6 ये निकाल दीजिए, 10 में से 1.5 और निकाल दीजिए तो 8,500 बचा। सीधी सी बात, इतना बचाया वो। यदि उसने अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी बचत खर्च कर दिया तो 1 वर्ष में उसकी बचत कितनी होगी, ये बताइए। सीधा अर्थ ये है कि जिस महीने उसका जन्मदिन था उसने अपना बचत भी खर्चा कर दिया, है ना। यानी कि उस महीने कुछ नहीं बचा। जिस महीने उसका जन्मदिन था उस महीने कुछ नहीं बचाया, वो 0 रुपये हो गया। तो बचाया कितने महीने, वो सिर्फ 11 महीने।
साल भर में सिर्फ 11 महीने बचाए, वो 1 महीने नहीं बचाया। ठीक है, टोटल बचत चाहिए 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे तो 11 का मल्टीपल हमारा आंसर आना चाहिए, लेकिन ये आसान है तो 5, 8 5 13, 00 तो ये रहेगा ही, है ना। और यहाँ पे 13 मतलब 8 1 9, 93500, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल का, बहुत बेहतरीन। कह रहा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ नॉट डिविजिबल बाई 68। इसमें से कौन कौन से नंबर यहाँ पे 68 से डिविजिबल नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो भैया इसमें बोला गया 68 से डायरेक्ट तो नहीं चेक कर सकते, 68 को तोड़िए। 17 और 4 में तोड़ सकते हैं, 17 चौके 68 होता है ना। तो 17 और 4 में हम लोग देखेंगे, यानी ऐसी संख्या जो 17 और 4 दोनों से कटेगी वो 68 से कटेगी। अगर इनमें से किसी एक से भी नहीं कटी तो वो संख्या आपकी 68 से नहीं कटेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम पहले उन संख्याओं को चेक करेंगे जो 4 से नहीं कट रहे हैं, क्योंकि हमें नॉट डिविजिबल चाहिए। ठीक है, तो नॉट डिविजिबल अगर देखा जाए तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 2 अंक। यहाँ 50 से ये 4 से नहीं कटेगी, यहाँ भी 50 से ये 4 से नहीं कटेगा। तो पहले इन्हीं दोनों को चेक करेंगे हम लोग। पहला नंबर क्या है यहाँ पे 17 है ना। ठीक है, 350। ठीक, ये तो 4 से कट ही नहीं रही है, 4 से अगर नहीं कट रही, अच्छा 1 और 4 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई जब 4 से ही नहीं कट रही हैं ये दोनों संख्याएं, आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है ना। और 2 ही ऑप्शन ये आपके 4 से नहीं कटने वाले हैं। क्या आपके यहाँ पर कोई तीसरा दिया गया है क्या, तीसरा पेयर दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है ना। 2 का ही पेयर दिया गया है, तो 2 ही संख्याएं हो सकती हैं। और 2 ही संख्याएं हमें यहीं से दिख गई कि भैया ये 4 से नहीं कटेंगे, तो 4 से अगर नहीं कटेंगे तो 68 से भी नहीं कटेंगी, और 68 से नहीं कटेंगे तो वही हमारे आंसर हो जाएंगे। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है इसमें, आपको आगे चेक करना ही नहीं है। आप अगर इनको चेक करेंगे 17 से तो कट भी सकता है, ना भी कटे, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि जब 4 से नहीं कट रहा है तो पक्का है कि वो 68 से नहीं कटेगा। क्लियर हो गई बात, आगे चलिए इसको देखिएगा। यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक n संख्या 228 को विभाजित करता है। ठीक है, शेषफल के रूप में इतना मिलता है, n का सबसे बड़ा 2 अंकीय मान क्या होगा। ठीक है, शेषफल हमारा कितना मिलता है, 18 यहाँ पर मिलता है। चलिए निकालते हैं कितना होगा। इस सवाल को आप लोग डिविजिबिलिटी रूल से भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर ये बोला कि भैया एक संख्या है जो इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब 228 को यहाँ पर डिवाइड कर रहा है एक संख्या n, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है, 18 बच रहा है। अगर मान लीजिए हम रिमाइंडर को इसमें से निकाल दें तो वो संख्या कटने वाली बन जाएगी, है ना, n से कटने वाली बन जाएगी। तो बस बताइए यहाँ पे 228 में से अगर हम रिमाइंडर को अपना निकाल दें, घटा दें, तो कितना बना, ये 210 बन जाएगा। अब ये जो 210 है ये n से कटने वाली संख्या बन गई, है ना, n से ये संख्या कटनी चाहिए। तो 210 किससे कटेगी बताइए, इससे नहीं कटेगी, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। इससे भी नहीं कटेगी, इससे भी नहीं कटेगी, ये ऑप्शन हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा आपका यही होगा, सबसे बड़ा जो होगा वो यही होगा, यानी कि 70 होगा, क्योंकि 210 70 का 3 गुना होता है, 70 तियाँ आपका सीधे सीधे हो जाएगा, है ना। 84 से तो बिल्कुल भी नहीं कटने वाला ये, है ना, 84 से ये नहीं कट पाएगा, 70 ही है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आगे चलिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आसानी से देखेंगे तो बन जाएगा ये। ठीक ना, इसमें कह रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 20 और यहाँ पे मतलब इन तीनों से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे पहले ये देखते हैं कि 20 से कटना है तो क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। 20 से कटना है तो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, मतलब ये संख्या 20 से अगर कटना है तो 4 और 5 दोनों से कटनी चाहिए, है ना, 4 और 5 दोनों से कटनी चाहिए। 15 से अगर कटना है तो 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए वो। 12 से अगर कटना है तो ये संख्या 4 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, है ना, 4 और यहाँ पर 3, ठीक है, 4 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। अब ये बताइए 5 से कटना है तो लास्ट में या तो 0 या 5, सभी के लास्ट में 0 है, सभी 5 से कटेंगे। फिर 4 का चेक करिए, 4 का लास्ट का 2 अंक 80 4 से कट जाता है, ये भी 4 से कट जाएगा, 00 भी 4 से कट जाएगा, 20 भी 4 से कट जाएगा, इन दोनों से तो कट रहे हैं। 5 से भी चेक ही है। 3 से देखिए, 3 से कट रहे हैं क्या, 8 1 9 कट जाएगा, 2 1 3 कट जाएगा, 2 1 3 कट जाएगा, 3 1 4 2 6 कट जाएगा, तो 3 से भी कट रहा है। 4 से तो चेक ही कर चुके हैं, सबसे कट रहे हैं, सभी संख्याएँ इन सभी संख्याओं से कट रही हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या इसमें चाहिए, तो इसमें सबसे छोटा ढूंढ लीजिए कौन सा होगा। सबसे छोटा आपका ये वाला होगा, 10,020, यही सबसे छोटा है, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं, ये भी लॉजिकल है, मतलब सोचने वाला सवाल है, ये सोचेंगे तब बनेगा। 4 अभाज्य संख्या क्रम में है, क्रमागत 4 अभाज्य संख्या हैं। यदि पहले 3 का गुणनफल यहाँ पे 4 संख्या हैं A B C और D, ये क्रमागत अभाज्य संख्या हैं।
शुरू के 3 का जो यहाँ पर प्रोडक्ट है, इन तीनों का प्रोडक्ट आपका कितना दिया है, 105 दिया गया है ना, 105 दिया गया है। और बाद के 3 का, इन तीनों का जो प्रोडक्ट दिया गया है वो कितना है, 385 है ना, 3 8 यहाँ पर 5। चलिए तो छोटे नंबर से शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें 5 है तो 5 कहीं ना कहीं तो होगा, शुरू के इन तीनों में से 5 कहीं ना कहीं तो होगा। अगर हम देखिए कि इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें, इसको 5 ले लें, क्रमागत ही लेना है ना। तो 2 3 5, तो 2 3 5 में अगर देखें तो 2 3 6 5 30 ही आएगा, नहीं आएगा 105। ठीक है, यहाँ इसको अगर 3 लेंगे तो इसको 3 ले लेते हैं, इसको 5, तो 3 5 15 और 7, 15 7 105। तो ये पहला संख्या हमारा 3 होगा, ये 5 होगा और ये आपका 7 होगा। बस हमारा मिल गया यहाँ से, है ना भाई। देखिए ना, 3 × 5 15, 15 7 105। शुरू के 3 का जो प्रोडक्ट है, शुरू के 3 का जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है 105, है ना। अब लास्ट के 3 का देखते हैं, ये 5 है, ये 7 है, तो अगला क्या होगा, 11 होगा। क्या 11 से कट रहा है, देखिए 15 5 7 35, 35 × 11 बिल्कुल 385 आता है। यानी कि लास्ट की 3 संख्याएँ 5 7 और 11 होंगी। ठीक है, बस यही 4 संख्याएँ हैं आपकी। इसमें पूछा था सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आ जाइए यहाँ पर सवाल नंबर 25 देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 186, 321 और 402 को विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचे। अब ऐसे सवालों को करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर आप देखिए कि 186 है ना, 186 है, फिर यहाँ पर 321 है, फिर यहाँ पर 402 है। ये आपके 3 नंबर्स हैं। कह रहा है कि इनको बड़ी से बड़ी किस संख्या से हम डिवाइड करें कि हर एक केस में यहाँ पर रिमाइंडर सेम बचना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं कैसे किया जाए। सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, कितना आएगा, 11 में से 6 गया 5 हो गया, है ना, और 11 में से 8 गया तो 3 और ये 135 आ गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 और 40 में से 32 गया 8 आ जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस भी हमें लिखना है। बताइए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 मतलब 12 में से 6 गया तो 6, 39 में से 18 गया तो 18 दूना 36, मतलब 18 3 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 आ गया, मतलब 39 में से 18 21 आ गया। अब ये 3 नंबर से है हमारे पास, इन तीनों का जो डिफरेंस आया है, इन तीनों का हमें HCF लेना है ना, HCF लेना है। तो देखिए HCF ले लीजिए। क्या 9 से कटेगा सब नंबर, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 8 1 9, ये भी 9 से कट जाएगा। तो 9 पहले कॉमन लीजिए, बताइए यहाँ क्या बनेगा, 9 1 कम 9, 9 पंजे 45, यहाँ 9 तो 9 बचेगा, यहाँ 9 दूना 18 और 9 चौके 36, ये आ जाएगा। और भी कॉमन है यहाँ पे, है ना। HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन चीज़। 3 और कॉमन है तो 3 और कॉमन ले लीजिए, 3 यहाँ लेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा ये, है ना। और 3 यहाँ से आएगा तो 5, 3 यहाँ से आएगा तो 3 और 3 यहाँ से आएगा तो 8। अब कुछ कॉमन है क्या इनमें, नहीं है कॉमन। तो कॉमन चीज़ क्या मिला हमें, 27 मिला। यही 27 आपका आंसर होगा, है ना। डिफरेंस लेने के बाद जो HCF आता है उन नंबर्स का, डिफरेंस का, है ना, डिफरेंस का जो HCF आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम तीनों संख्याओं को 27 से डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में रिमाइंडर इक्वल बचेगा। 27 इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो एकदम बेसिक सा प्रश्न है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 14 गुना है। ठीक है, भाजक भागफल का 14 गुना है। चलिए फिर यहाँ पर कह रहा है कि शेषफल का 5 गुना है। अच्छा, यदि शेषफल 56 है, चलिए देखिएगा, ये हो गया, ये हो गया, नीचे रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर कितना दिया है, 56 दिया है ना, यहाँ पर 56। इसमें कह रहा है कि जो भाजक है, भाजक वो भागफल का, भाजक यहाँ होता है, भागफल का 14 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ये जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, तो इसका 5 गुना करिए, यहाँ पे रखिए, बताइए कितना होगा। इसका अगर हम लोग 5 गुना कर लें तो 50 का 5 गुना 250 और 6 का 5 गुना 30, तो 250 और 30 कितना हो गया, 280 हो गया। यानी कि हमारा जो भाजक होगा 280 होगा। अच्छा, भागफल का 14 गुना है, इसका 14 गुना ये है, इसका मतलब ये कितना होगा, 20 होगा, है ना। 20 का 14 गुना करेंगे तभी 280 आएगा। या फिर डायरेक्टली आप क्या करिए, 280 को 14 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा। 280 को 14 से डिवाइड करेंगे, 14 दूना 28, 20 आ जाएगा। ये हमें मिल गया भागफल। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि, अच्छा, भाज्य कितना होगा, ये वाला, तो इसको कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये, यही ना होता है, तो बस निकाल लीजिए यहाँ पे। इन दोनों को 28 दूना 5600, तो 5600 और प्लस यहाँ पर 56 कर लेंगे हम लोग, है ना। तो 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें आपको को प्राइम बताना है, कौन सा पेयर को प्राइम होगा। देखिए
25 और 36 को प्राइम कौन होते हैं? जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो 25 और 36 में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि ये 5 × 5 है, ये 4 9 है ना। तो क्या कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर सकते हैं। 44 99 11 कॉमन है, 11 × 4 = 44, 11 99 11 कॉमन है, तो ये आपका को प्राइम नहीं होगा। 9 इसमें कॉमन है भाई, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, तो 9 कॉमन आ गई, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। 42 और 56 7 कॉमन होता है इनमें, है ना, 7 भी है कॉमन और 2 भी है कॉमन, मतलब 14 कॉमन है टोटल यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला भी आपका को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो, याद रखिएगा। वो प्राइम भी हो सकते हैं अपने आप में और कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे ये 25 भी प्राइम है, कंपोजिट है, और 36 भी कंपोजिट है अपने आप में, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करके अगर देखा जाए तो को प्राइम है ये दोनों, ठीक है। आगे चलिए, इस टाइप का एक सवाल तो लगा ही चुके हैं, है ना। बाकी एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 2 गुना और शेषफल का 3 गुना है। अच्छा, शेषफल यहाँ पे 10 है, ठीक, इस तरीके से शेषफल कितना है यहाँ पे 10, तो 10 का 3 गुना है भाजक, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। और भागफल का 2 गुना, इसका 2 गुना ये है 30, तो किसका 2 गुना 30 होता है? 15 का, निकाल लेना है। तो 15 × 3 = 45, 450 + 10, ये वाला कितना आ जाएगा? 460 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। आसान सा सवाल था ये। आइए इसको देखते हैं, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि P और Q दो भिन्न धनात्मक अभाज्य संख्या हैं। याद रखिएगा, P भी आपका अभाज्य संख्या और Q भी आपका अभाज्य संख्या है ना। तो इसमें बोला गया है कि P > Q है, ठीक है भैया। फिर यहाँ पर बोला गया कि P² - Q² की वैल्यू 45 है, तो P + Q का मान कितना होगा? चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए बड़े ध्यान से, तो P² - Q² को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए बी फार्मूला लगा के, P + Q × P - Q, है ना। A² - B² मतलब A + B A - B, इतना हो जाएगा। और ये वैल्यू आपकी 45 के बराबर है। तो 45 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? 45 को लिख सकते हैं, एक तो 15 × 3 = 45, है ना, 15 और 3 में लिख सकते हैं, और यहाँ पे 9 और यहाँ पर कितना 5 में लिख सकते हैं, है ना। और कोई तरीका है क्या? नहीं है। या 45 1 में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमें यहाँ पर देखना है कि P + Q 15, P - Q 3 अगर लेते हैं तो, ठीक है। हमें यहाँ पर P और Q का वैल्यू यहाँ पे क्या चाहिए? P और Q का वैल्यू अभाज्य संख्या चाहिए। चलिए P + Q अगर हम यहाँ पे 15 ले लें, ठीक है, और P - Q हम 3 ले लेते हैं, तो P - Q यहाँ पर 3 ले लेते हैं, ठीक है। P - Q कितना ले लेते हैं? 3। तो यहाँ से P कितना आएगा? इन दोनों को जोड़कर आधा, 15 3 18, 18 का आधा 9। क्या 9 आपका जो आया है ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारा नहीं होगा, ठीक है। जब ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो इसको चेक करिए। देखिए P + Q कितना है? P + Q यहाँ पर 9 है, और P - Q कितना है यहाँ पे? 5 है। तो क्या एक बार देखिए यहाँ पे सब कुछ सटीक बैठ रहा है? सब कुछ सटीक क्या बैठ रहा है? P की वैल्यू कितनी होगी? 9 5 14, 14 का आधा 7, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 9 - 5 यानी कि 4, 4 का आधा 2, 2 हो जाएगा। क्या P और Q दोनों अभाज्य संख्याएं आई हैं? आई हैं, बिल्कुल। 7 और 2 दोनों ही अभाज्य संख्या हैं। तो बस P + Q की वैल्यू 9 होगी और P - Q की वैल्यू 5 होगी। 9 इसका करेक्ट आंसर होगा, P + Q पूछा गया था, ठीक है। सवाल नंबर 30 ये रहा। 5 अंकों की संख्या है ना, 45 से डिविजिबल है। A और B धनात्मक पूर्णांक है, A + B कितना होगा? चलिए 45 से अगर कटना है भैया, तो 45 से कटने के लिए 9 और 5 होना चाहिए, है ना। 9 × 5 = 45, मतलब 9 और 5 दोनों से कटना चाहिए। तो 7 A 3 5 और B। ये बताइए, पहले हम देखते हैं कि 5 से कटना है। तो 5 से कटने के लिए लास्ट का डिजिट आपका 0 या 5 होना चाहिए। तो B की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 5 हो सकती है ना। अब हमें 9 से काटना है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, है ना। चलिए देखिएगा, तो अगर देखा जाए 9 से कटना है, ठीक ना। चलिए तो 7 3 10 5 15, ये हो गया 15। इसमें से जितना 9 से जो कट जाता है उसको हटा दीजिए, है ना भाई। देखिए 15 में से 9 तक तो कट जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है, 6 बच गया। प्लस A और B भी हैं, तो A और B हो गया। अब हम दोनों करके देखते हैं, हमें A + B का मान चाहिए, है ना। A + B का यहाँ पर मान चाहिए कि कितना होगा। अगर हम B की वैल्यू 0 ले लेते हैं,
ये संख्या अब 9 से कटनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अगर मान लीजिए हम b की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो b की वैल्यू अगर 0 है तो a की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, है ना। इसको 0 रखेंगे तो 6 3 9, 9 से कट जाना चाहिए, ठीक है। एक केस ये बन गया हमारा, ये वाला, ठीक है। 0 लिए तो 3 होना चाहिए a की वैल्यू। अगर हम 5 लेते हैं तो ये 5, ठीक है। तो 6 5 11, 11 7 होगा, है ना भाई। देखिए ना, यहाँ पे 7 5 12, ए और बी को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 6 18, 18 9 से कट जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब b की वैल्यू अगर 5 है तो a की वैल्यू 7 होनी चाहिए। तो a प्लस बी यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 आपके ऑप्शन में दिया भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात, ठीक है ना, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 30 क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिया है। टोटल इसमें आपके 60 65 प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। ये सभी प्रश्न हम लोग करवा देंगे। यहाँ पर अभी 30 प्रश्न ही हुए हैं, अगले क्लास में बाकी के जो प्रश्न हैं वो करवा दिए जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।